अस्सलाम वालेकुम। लॉकडाउन लाइफ के साथ नवीद ताज गौरी, और आज हम अपनी सेकंड एपिसोड में जिस मेहमान को हमने मदऊ किया है वो मेरे बहुत अच्छे, बहुत पुराने और बहुत करीबी दोस्त हैं। नाम इनका अली अब्बास है और ताल्लुक इनका लाहौर से है। अली अब्बास अ, के बारे में मतलब बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अगर आप इसे तारीफ ना समझें तो अली अब्बास एक वक्त में बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो कैप्स जो है ना वियर करते हैं। ये ट्रैवलर भी हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर भी कुछ लोग इन्हें कहते हैं, ये यूथ कोच भी हैं। उसके अलावा ये 5 किताबों के मुसन्निफ हैं, पब्लिक स्पीकर हैं। उसके साथ साथ अली अब्बास की जो खास बात ये है कि बहुत से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये काम कर चुके हैं। बहुत से अहले इल्म के साथ इनका उठना बैठना है, बहुत सारे लोगों के साथ इनका मिलना जुलना है, और ये सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। बहुत पर ये बहुत करते हैं। और चंद साल से अली अब्बास ने अपनी जो पहचान है वो मुख्तलिफ फोरम्स पे, मुख्तलिफ मीडिया पर, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक तक बनाई है। आज हम अली अब्बास से बात करते हैं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, इस वक्त जो कोरोना ने इनका हर शख्स के एहसास पे, हर शख्स के जो उसकी जिंदगी है उसके ऊपर अपना गलबा तारी किया हुआ है। अली अब्बास का एक जो पहलू है कि समाज की हरकियात पे और इंसानी नफ्सियात पे ये बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तो माशरे के ताल्लुक में हम इनसे आज पूछते हैं। सबसे पहले तो इन्हें वेलकम करते हैं। अली अब्बास साहब, वेलकम टू लॉकडाउन लाइफ। जी, तुम्हारी भी बिस्मिल्लाह नई रहमान काविश है रहीम। तो चार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। गौरी साहब, जब आपने मुझे कहा कि आपने मुझे ऑनलाइन लेना है तो ये मेरे लिए बड़ी ही खुशी का बाइस थी ये बात। और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी आपके साथ ज़िंदगी में ऑनलाइन होने का, क्योंकि हमने ज़िंदगी में बहुत सारा वक्त एक साथ रातें गुजारी हैं, ये सेम कमरे में भी, और मुख्तलिफ थड़ों पे भी बैठ के, मुख्तलिफ चाय के खोखों में बैठ के। तो मैं आपका ये वाला जो लाइव प्रूफ है इसको भी मैं एंजॉय ऐसे ही। करना चाहता चलिए, बहुत शुक्रिया। ये आप जैसे दोस्तों की जो सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था। मैंने सोचा कि मैं बहुत लोग ऐसे हैं जो लाइव आ रहे हैं, चीजें एक ट्रेंड है, लेकिन मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ बात की जाए एक फॉर्मल वे में, और दुनिया के सामने रख के। तन्हाई में, कमरों में, थड़ों पे तो हम बैठ के बातें करते हैं, लेकिन आज हूँ। बात की जाए जो उसी तरह हो, हार्ट टू हार्ट हो, उसी तरह बेतकल्लुफाना हो, लेकिन सबके सामने हो। तो हाँ, लेकिन मसला और फिर उसमें ऐसे है कि जेन्युइन। वही तो उसमें मसला ये है कि बहुत सारी चीजें सेंसर करनी पड़ जाएंगी। मैं चाह रहा हूं कि ये 18 प्लस तो चले, आप ना जाए, लेकिन 16 प्लस आप जा सकते हैं। अच्छा। आपको खुल के इजाजत है। ठीक है। आप खुल के बात करें, कोई कोई इशू नहीं है। तो ठीक है। मेरा ख्याल है कि ऑडियंस इतनी मैच्योर हो चुकी है। जी जी। आपकी मुझे आवाज आनी बंद हो गई है। नहीं, जी जी, थोड़ा अब ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम। अब आ रही है उसी आवाज? जी जी, बहुत अच्छी आ रही है। जी ठीक जी, है, प्लीज। ठीक है, ठीक। अच्छा सर। जी। हाँ जी, मैं कहाँ से आपसे बात शुरू की जाए? मैं चाह रहा था कि कुछ आपके बारे में ऑडियंस जानती, कुछ आप अपने बारे में, अपना सफर एक कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक आप कैसे स्पीकर राइटर कैसे बने। एक आम अ, आदमी भी ये जानना चाहेगा कि अगर वो कुछ बनना चाह रहा है, अगर उसका एक ख्वाब है, तो वो हम्म। कैसे इसकी तकमील आप इतनी यंग एज में, मतलब ये अचीवमेंट कैसे किया आपने? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अभी भी यंग कहा। और जब यंग कहता है कोई तो ऐसा महसूस होता है कि अभी हम बच्चे बच्चे से हैं, और बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई यंग कहे। वो एक शख्स था, उसको शादियां करने का बड़ा शौक था। तो किसी ने कहा कि आप इतनी शादियां क्यों करते हैं, अभी तो बूढ़े हो चुके हैं आप। तो वो शख्स कहता है, जब बारात में जब लोग कहते हैं ना कि लड़के को बुलाएं, तो ये जुमला मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। इसीलिए ये जुमला लोगों से बुलवाने के लिए मैं बार बार शादी करता रहता हूँ।
तो मेरी ज़िंदगी का सफ़र बस ये, काफ़ी दफ़ा मैं ये बात कर चुका हूँ मुख्तलिफ अपने इंटरव्यूज़ में भी और मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी, कि सीखने का शौक़ था और अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे अच्छे उस्तादों से मुलाकात हो गई ज़िंदगी में। उस उस्तादों से मुलाकात करते-करते फिर दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई। उनको देखते थे कि उनको बड़ी बड़ी पज़ीराई मिलती है, लोग उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं, उनके साथ सेल्फीज़ बनवाते हैं और उनको लोग आइडियलाइज़ करते हैं। तो मेरी भी दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी कोई ऐसी कोशिश करूँ, ऐसी ज़िंदगी में शख्सियत बनने की कि लोग मुझे आइडियलाइज़ करें। क्योंकि ज़िंदगी में महरूमी थी, ज़िंदगी में दुःख था और ज़िंदगी में ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे फ़ेम हासिल हो सके। फ़ेम के साथ-साथ आपकी लाइफ़ के जो प्लेयर्स हैं, वो हासिल हो सकें। तो उस तरह से फिर इस फ़ील्ड अच्छा, में आपने आपने भी कहा प्लेयर प्लेयर के ऊपर आपकी एक बड़ी फिलॉसफी है, जी, तो जी। थोड़ा सा बताएंगे कि आप आपके नजदीक प्लेयर क्या है और आप अपनी मतलब वो प्लेयर फिलॉसफी को किस तरह बयान करते हैं कि लोगों को मेरे क्यों लिए अचीव करना टॉप चाहिए। ऑफ द लाइन, मेरे लिए प्लेयर टॉप ऑफ द लाइन है कि आप जब कोई चीज़ को सीखते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा लाइफ का प्लेयर होता है। सफ़र मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेयर है कि जब आप मुख्तलिफ जगहों पे सफ़र करते हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स को, रिलीजन्स को, लोगों को स्टडी करते हैं। रोमांस है फिर मेरी लाइफ का बहुत बड़ा प्लेयर है। मैं ये कहता हूँ कि जिसकी ज़िंदगी में रोमांस कम है या नहीं है और सफ़र नहीं है, तो उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश इंसान वो अपनी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। इसी तरह मैं ये हमेशा से एक बात कहता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो आप बगैर रिसोर्सेज के हासिल कर सकते हैं। आप किसी के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, आप नहर के किनारे 5-6 घंटे अपनी महबूब के साथ बैठ सकते हैं, जिसको भी आप आइडियलाइज़ करते हैं। वो आपका उस्ताद भी हो सकता है, वो आपका महबूब भी हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, वो आपके बहन-भाई भी हो ला- सकते हैं। लाहौर में तो नहर के किनारे आप अगर बैठे हैं तो कुछ खुदाई खिदमतगार आ जाते हैं। तो फिर आप किसी ऐसी जगह का इंतखाब कर लें। बस बेसिकली आप ने उस शख्सियत के साथ वक़्त गुज़ारना है, जिसको आप ज़िंदगी में पसंद करते हैं। फिर आपको उसकी बातें भी अच्छी लगती हैं और इंसान में गौरी साहब एक उसकी ख्वाहिश है कि वो चाहा जाए। क्योंकि एक जो सही। एक जज़्बा होता है चाहत का, एक चाहे जाने का जज़्बा होता है। जो चाहे जाने का जज़्बा है, वो चाहने से बड़ा है। इंसान को बड़ा अच्छा लगता है अगर उसको कोई चाह रहा हो, ख़ास तौर पे वो शख्स चाह रहा हो, जिसको वो पसंद भी करता हो। आप गौर करें, इंसान की ज़िंदगी बस 15-20 लोगों के इर्द-गिर्द घूम रही होती है। जब आप कोई फ़ेसबुक का स्टेटस शेयर करते हैं या व्हाट्सएप का या किसी जगहों पे, तो आप उन लोगों की तलाश में होते हैं जिनको आप पसंद करते हैं। आपके नज़दीक मैटर नहीं कर रहे होते 1000 कमेंट्स या लाइक्स। आपके नज़दीक उन लोगों के कमेंट्स और लाइक्स मैटर कर रहे होते हैं जिनकी आपके साथ चाहत है, जिनको आप लोग पसंद करते हैं। तो जब ऐसे आप लिस्ट डाउन कर लें चीज़ों की कि कौन सी चीज़ें प्लेयर आप हासिल कर सकते हैं रिसोर्सेज के साथ और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो विदाउट रिसोर्सेज आप हासिल कर सकते हैं। जो विदाउट रिसोर्सेज हासिल कर सकते हैं आप, वो अचीव करना शुरू कर दें, तब भी आप ज़िंदगी की 50 टू 60 अचीवमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, विदाउट रिसोर्सेज में आपने आपने मेंशन किया कि आप ट्रैवल को आप प्लेयर का एक बहुत बड़ा सोर्स मानते हैं। तो ये विदाउट रिसोर्सेज लोग ट्रैवल कैसे करें और ये कैसे इंतखाब किया जाए कि मतलब अपना ट्रैवल के साथ मतलब अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो बहुत सी आप पेन उठाएंगे। अगर आप पेन लेंगे तो फिर वो मतलब उसे प्लेयर में कैसे आप उसे फिर डिस्क्राइब करते देखिए गौरी साहब, जब आपको किसी ज़िंदगी का कोई शौक हो ना, कोई काम करने का, तो जो आपका पेन है वो प्लेयर में ऑल कन्वर्ट हो जाता है। हैं। अच्छा, जैसे जिन ये लोगों को खूबसूरत। क्रिकेट खेलने का शौक है, जिसको मैं खुद भी क्रिकेट खेला करता था जब छोटा था, तो मैं 12-12 घंटे ग्राउंड में 44 डिग्री में क्रिकेट खेलता था और अच्छा। पानी भी नहीं पीता था और दोपहर का खाना भी नहीं खाता था उसमें। सिर्फ खाना इसलिए नहीं खाता था कि आधा घंटा खाने में जो सर्फ होगा वो भी मेरा ग्राउंड में ही गुजरे और मुझे उन 12-14 घंटों में रोशनी में मैं ग्राउंड में उतर जाता था और वापसी तब होती थी जब सूरज गुरूब होता था, बॉल नजर आना खत्म हो जाता था।
तो जब इंसान का जो शौक है, मुझे कभी भी पेन महसूस नहीं हुई उस गर्मी में। अगर आप आज मुझे कहें कि आप आधा घंटा धूप में खड़े होके कोई काम करें, तो हो सकता है मैं ना कर सकूं, क्योंकि मुझे उस काम का शौक नहीं है। तो शौक आपका कन्वर्ट हो जाता है पेन इनटू प्लेजर। अच्छा चलें, आप मोटिवेशन टॉक्स भी देते हैं। हालांकि मैंने सुना है कि आप अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहलाते नहीं है, या चाहते नहीं है कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर कहा जाए। हम्म। तो ये जो आपका सारा सफर था क्रिकेट का, हम ले लेते हैं, तो इसने आपको कुछ बनाया क्यों नहीं? इसमें क्या लैग कर रहा था? मैं एक मिसाल के तौर पे से ले रहा हूँ कि आप इतनी मेहनत भी कर रहे थे, सुबह से शाम कर रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे, तो ये सारे कुलिये जो सक्सेस के आप लगाते हैं, ये तो आपने पूरे किए। तो फिर क्यों नहीं आप फर्स्ट क्लास या इंटरनेशनल खेल सके, या मतलब क्यों नहीं आपने परसू अच्छा किया? गौरी साहब, गाइडेंस नहीं थी या कुछ और फैक्टर? मैंने कैलकुलेशन की कि क्रिकेट टीम में जाने का शौक तो था। मैंने ये कैलकुलेशन की कि हर साल सिर्फ 5 लोग ऐसे होते हैं जो क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो क्रिकेट खेल सकते हैं फर्स्ट क्लास या इंटरनेशनल क्लास। तो मैंने ये हिसाब लगाया कि 5 लाख लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट टीम में जाना चाहते हैं। अब उसमें से जो अच्छा। प्रोबेबिलिटी मैंने देखी, प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत थोड़ी लगी। तो मैंने सोचा कि ये काम मुश्किल है, जिंदगी में वो काम करते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी की जो परसेंटेज है वो हाई हो। चले फिर मुझे कहने दीजिए कि आपने फिर इसलिए सोचा कि मैं स्पीकर बन जाता हूँ, क्योंकि ये ज्यादा काम आसान है, प्रोबेबिलिटी बनना इसमें मतलब इजी है। दो बातें, एक तो काम मुझे ये मेरे शौक का था, मेरे दिल को लगता था। ठीक है। और मैंने नहीं, ये शौक देखा, आपको वो भी था। हाँ लगता तो वो भी था। देखिए उसमें भी फेम था, पैसा था, इज्जत थी, शोहरत थी। इसमें भी पैसा है, शोहरत है, इज्जत है। लेकिन उसकी मैंने कैलकुलेशन ये की, उसकी इज्जत उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक आपकी बॉडी बरकरार रहेगी, जब तक आप पे ठीक ताकत है। है, आप में कुवत है। ठीक है। क्योंकि जब मैंने अशफाक साहब से मिला तो वो बुजुर्गी की हालत में मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। तो मैंने सोचा कि ये काम ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चलता है। आप जिंदगी के आखिरी हिस्से तक अपने प्रोफेशन को, अपने काम को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि सूफी, अदीब, इल्मी शख्सियत जितने ज्यादा बुढ़ापे की तरफ जाते रहते हैं, वो उतने मोतबर होते रहते हैं। और स्पोर्ट्स के जितने भी लोग, उनकी उम्र बढ़ती रहती है, उनका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आता रहता है। तो मैं लाइफ के आखिरी हिस्से को भी मैं बहुत भरपूर तरह से एंजॉय करना चाहता था। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि जो इल्म वाली फील्ड है ये कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर है। और फिर इसमें खुदा की पहचान है, मुख्तलिफ लोगों के साथ जब आप मिलते हैं तो आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस, विजडम, एक्सपोजर बढ़ता है। तो इस फील्ड में मुझे ज्यादा चाम नजर आया। तो इस फील्ड में आप को जो ये चाम नजर आया, तो अभी तक जो आपका सफर है, तो आपको क्या लगता है कि आप सही ट्रैक पे हैं? आपने अपनी जो लाइफ इन्वेस्टमेंट इसमें करने का सोचा है, वो बिल्कुल ठीक फैसला है, या इसको भी चेंज कर देंगे किसी स्टेज पे जाके? देखिए हो सकता है कि मैं, एक जमाना था मैं अहले सुन्नत को ठीक समझता था, फिर एक जमाना आया मैं अहले हदीस लोगों को ठीक समझता था। इसी तरह मैं अपने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स को ठीक समझता था। और मैं नए नए, जो भी मुझे नए स्कूल ऑफ थॉट जो बेहतर लगते थे मुझे, वो मैं अडॉप्ट करता रहता था। हो सकता है अगर इससे बेहतर मुझे कोई आने वाले वक्त में, मैं किसी नई फील्ड से मुतारफ होता हूँ और मैं नई फील्ड से इंटेलेक्चुअली, इमोशनली और स्पिरिचुअली अगर मैं कन्विंस हो जाता हूँ, तो मैं डेफिनेटली वो फील्ड को चूज करूंगा। सही। अच्छा, ये थोड़ा सा आप जरा मौजूदा सिनेरियो पे आते हैं। जी। मुझे ये बताइए कि मोटिवेशनल जो ये फील्ड है, स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है, इस सारी फील्ड में मैं देख रहा हूँ, ये कोरोना आया है तो बहुत सारे लोगों का रिस्पांस जो है वो मतलब बिल्कुल क्लोज टू जीरो है। तो हम्म। ये जो आम हालात में लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, चीजें कर रहे थे, तो अब आपको क्या लगता है कि क्या देखते हैं अपना रोल एज ए स्पीकर? क्योंकि आप पब्लिक सेशन नहीं हो रहे हैं, आप गैदरिंग्स में नहीं जा पा रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन सेशन कुछ पॉसिबल है, उसमें भी ऑडियंस जाहिर है वैसी नहीं आती, या वैसी इंटरेक्शन उनके साथ नहीं हो सकती ग्रुप के साथ। तो ये क्या इस प्रोफेशन का इन हालात में कैसे आप देखते हैं? इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे बनता है? गौरी साहब, इस प्रोफेशन पे अब आने वाले वक्त में सख्त टाइम आने वाला है। क्योंकि मेरे ख्याल से अच्छा। ऑर्गेनाइजेशंस 2 साल तक, अब आने वाले 2 साल तक ट्रेनिंग का काम नहीं करवाएंगी या बहुत कम करवाएंगी। क्योंकि बजट जो है वो स्क्वीज हो चुके हैं।
सबसे पहले मालिक को फिक्र है कि मैं बिजली का बिल दूंगा और लोगों की तनख्वाहें दूंगा, जो इस वक्त एक मुश्किल मरहला हुआ देने के लिए। तो इस वक्त ट्रेनिंग का थोड़ा सा, अब 2 साल मेरे ख्याल से इसमें आमदनी लोगों को नहीं होगी या कम होगी। पहले तो ये एक बात समझ लें। फिर जो ठीक है। दूसरी बात आपने कहा कि उनका क्या रोल हो सकता है, मैं खुद गौरी साहब बड़ा रिलक्टेंट था हमेशा से ये इस मशीन से, जो जिसके सामने मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ। मुझे ये बिठाया मोटिवेशन गया। मुझे उस तरह से नहीं आती थी। मैं क्योंकि लोगों को सामने बैठ के उनके साथ क्वेश्चन आंसर करके डिस्कशन करके मैं अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करता था। और इस 1 माह में मैंने बड़ा रिलेक्टेड हुआ, मुझे बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन आने के लिए कहा, लेकिन मैं उनको रिफ्यूज करता गया। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अब ये आने वाली टेक्नोलॉजी को जिस भी कौम ने रिफ्यूज किया है या उसको अडॉप्ट करने में हेजिटेशन फील की है, वो कौमें पीछे हो जाती हैं। इसी तरह मैं भी ट्रेनिंग की लाइन में, ट्रेनिंग के प्रोफेशन में मैं भी पीछे हो जाऊंगा। और हो सकता है जो स्क्रीन से जो आउट हो, तो मैं भी स्क्रीन से आउट हो जाऊंगा। तो मैंने कहा कि मैं इसको सीखता हूँ। अगर बहुत सारे मुझसे जूनियर लोग हैं जो यंग हैं, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन क्योंकि हेजिटेशन थी एक, तो उस हेजिटेशन को मैंने दूर किया और इस नए टेक्निक के जरिए लोगों के साथ बात करने का तरीका निकला। अब जितने भी लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो स्पीकिंग की दुनिया से हैं, वो मेरे ख्याल से लोगों का स्ट्रेस कम करने के लिए, जैसे आपने मुझे आधे घंटे के लिए एंगेज कर लिया, अब मैं आधा घंटा में मेरा बड़ा फुल ऑफ प्लेयर गुजरेगा, क्योंकि इंसान बड़ा खुश होता है अपनी बात करके, अपने आइडियाज शेयर करके लोगों के साथ, क्योंकि उसको महसूस हो रहा होता है कि मुझे लोग सुन रहे हैं। नीचे भी कुछ कमेंट्स आ रहे होंगे, कुछ तारीफाना कमेंट्स होंगे, कुछ लोग तनकीद करेंगे, और मजे की बात यह है कि दोनों कमेंट्स पढ़ के इंसान में खुशी पैदा होती है। अच्छा। अच्छा जय, ये मुझे बताइए कि क्रिकेटर की आपने जैसे मिसाल दी, उनका ये होता है कि यूजुअली जो थोड़े सियाने क्रिकेटर हैं वो अपने अरूज के दौर में या उसके बाद जो है थोड़ा सा अपना कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट एस्टेब्लिश कर लेते हैं। आपने देखा होगा बाद में वो फिर किसी न किसी ब्रांड के साथ, चीजों के साथ, या किसी प्रोफेशन में या कोचिंग में सीख के उसमें आ जाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स का मैंने देखा है अमूमन वो बिजनेस के ऊपर तो बड़ी बड़ी राय देते हैं, अमेजोन से लेके, गूगल से लेके, और बड़ी बड़ी कंपनीज का वो हवाला देते हैं, लेकिन खुद बिजनेस करने से, हार्डकोर बिजनेस से बड़ा घबराते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैंने उन्हें देखा है तो वो प्रॉपर्टी में काम करते हैं, प्रॉपर्टी को जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करती, कोई रियल मतलब बिजनेस नहीं है उस तरह से। तो ये आपने कभी सोचा है कि बिजनेस करने का, अगर आप इससे अर्न करते हैं तो कहीं इन्वेस्टमेंट करने, खुद इस मार्केट में दलदल में पांव रख के देखना चाह रहे हैं, या इस सिर्फ ये कहा बहुत बड़ी तनकीद है कि खुद कभी बिजनेस इन्होंने किया होता नहीं, या यूजुअली बिजनेस में फेल होते हैं लोग जो ये स्पीकिंग का काम करते हैं, और उसके बाद अपना ना लोगों को ये समझाते हैं कि जी आप अपने बिजनेस में ऐसे करें, मुलाजमों का ऐसे ख्याल रखें, आप अपना ये अल्लाह का शेयर निकाल दें, कोई उसे मतलब रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, कोई सोशलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, कोई सरमायादाराना कैपिटलिज्म में उसमें ले जाता है। तो कैसे आप मतलब इसको करते हैं जस्टिफाई, और खुद अपना भी बताएं कि आप बिजनेस करना चाहते हैं। पहली बात तो गौरी साहब ये है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस से बात नहीं करता। मेरे मौजूआत मिस्टिसिज्म है, स्ट्रेस है, ह्यूमन बिहेवियर्स हैं, और एंजाइटी है, ट्रैवलिंग, लर्निंग फ्रॉम द ट्रैवलिंग है, एंड लर्निंग फ्रॉम द मूवीज है। ये मेरे सेल्फ डिस्कवरी है। ये मेरे जो टॉपिक्स हैं वो इंसान से ज्यादातर रिलेटेड है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक ठीक है। है कि जिन लोगों ने बिजनेस नहीं किया, वो एक तो उनको पता नहीं है कि वो कैसे बिजनेस हो सकता है। और मेरे ख्याल से वो लोग बिजनेस कर सकते हैं जो जिन लोगों ने कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर काम किया हो। जितने भी मोटिवेशनल ठीक। स्पीकर इस वक्त ज्यादा मौजूद हैं, वो या तो मास्टर्स डिग्री करने के बाद आ गए हैं इस फील्ड में, या तो वो कोई और छोटी सी कोई जॉब करते हुए इस फील्ड में आ गए हैं, उनको इसका नहीं अंदाजा। जिन लोगों ने मल्टीनेशनल में या किसी नेशनल कंपनी में प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते कैसे हैं, सप्लाई चेन की जो मैनेजमेंट है वो कैसे हो सकती है, ब्रांडिंग कैसे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, ये पूरा एक बिजनेस का साइकिल है। ये वही लोग कर सकते हैं मेरे ख्याल से जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में
कहीं ना कहीं जॉब की हो। वैसे मेरा अपना बिजनेस पब्लिकेशन का है, मेरी जो ठीक है। बुक्स हैं, ठीक। मैं पब्लिकेशन का बिजनेस करता हूँ। और आने वाले वक्त में अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं एक्सपोर्ट का, वैसे मैं जिंदगी में बिजनेस करता भी रहा हूँ। मैं लेदर ग्लव्स और ठीक। जो गारमेंट्स हैं जो लेबर यूज करती है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए, उसको मैं दुबई में एक्सपोर्ट किया करता था। और आने वाले वक्त में भी अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं डेफिनेटली बिजनेस जरूर करूंगा। अच्छा, आपकी जो आज तक की जो स्ट्रगल है, इसमें सबसे जो डाउन मोमेंट, जो सबसे मायूस कुन लम्हा था, वो कौन सा था? मुझे हमेशा से बस पे सफर करना बड़ा मुश्किल लगता था। आगे पीछे से धक्के पड़ते अच्छा। थे और पैदल चल के सड़क पे आना पड़ता था। और वो जैसे पहले एक ना छोटी वैन चला करती थी 9 नंबर, 47 नंबर, वो ना बकरियों की तरह ना लोगों को बस में वैन में भर लिया करते थे। मेरे लिए वैगन और बसेस का सफर करना हमेशा से बड़ा मुश्किल मरहला रहा। और मुझे फ्रस्ट्रेशन होती थी तब जब मैं कम्युनिकेट अच्छे तरीके से नहीं कर पाता था कॉन्फिडेंस के साथ। मुझे बड़ी मायूसी भी होती थी अपने नॉलेज पे, अपने आप पे। और फिर मैंने कोशिश करके, स्ट्रगल कर करके और मुख्तलिफ जगहों पे जाके लर्निंग करके काफ़ी हद तक फिर इस फियर्स को फिर मैंने कम किया। और ख़ास तौर पे जब लड़कियों का रिस्पांस अच्छा नहीं आता था, क्योंकि पर्सनैलिटी बहुत अच्छी तब नहीं थी, एक गाड़ी नहीं थी, और उनको किसी को दावत पे नहीं लेके जा सकता था किसी रेस्टोरेंट पे, तब भी मुझे एक फ्रस्ट्रेशन जो थी वो मेरे लिए दुख का बायस बनती थी। आप मुझे ये बताएं, फ्रस्ट्रेशन से हम जरा इस तरफ मूव करते हैं कि ये जो कोरोना को लेके एक लोगों में काफी फ्रस्ट्रेशन है। हम्म। फ्रस्ट्रेशन इकोनॉमिकल भी है, मैशत के हवाले से भी है, फ्रस्ट्रेशन उनको अपनी सेहत के हवाले से भी है, और दूसरी फ्रस्ट्रेशन भी है, लॉकडाउन में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि घरों में तशद्दुद का इजाफा हो गया है बच्चों के साथ या कपल्स में आपस में, या घर वाले जो है ना, वो जॉइंट फैमिली जहाँ पे थी वहां पे वो 8-10 मर्द वो घर के अंदर ही रहना शुरू हो गए हैं, हॉस्टलों से लड़के लड़कियां वापस आ गए हैं। तो निज़ाम जरा जो था रोजाना का उठने जागने का घरों का, वो भी डिस्टर्ब हुआ है। तो कैसे ये जो फियर एंड फ्रस्ट्रेशन की जो फिजा है, ये कैसे मैनेज करें लोग, कैसे इस पे आप कमेंट करते हैं? गौरी साहब, दुनिया में 3 सवाल खत्म हो गए हैं। आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कब वापस आएंगे। देखिए, जब आप एक्टिविटीज में अपने आप को मसरूफ नहीं करेंगे, और पहले तो मैं आपको खान साहब की एक बात बता दूं। 1 माह पहले हाँ। मैंने सुना कि खान साहब ने कहा कौम को कि अर्तगल टर्किश ड्रामा मुझे बड़ा अच्छा लगा है, ये आप देखें आप लोग। तो मैं, क्योंकि सही। खान साहब वैसे भी पसंद है, वैसे भी टर्किश ड्रामों का मैं शौकीन भी हूँ, मूवीज का, तो मैंने फैसला किया कि ये अर्तगल ड्रामा जिंदगी में जरूर देखना है। फिर मेरे दोस्तों की तरफ से और मुख्तलिफ जगहों से, फेसबुक पे भी, इंटरनेट पे भी इसकी तारीफें आना शुरू हो गई। तो मेरे दिल में ख्वाहिश बढ़ती गई कि इस ड्रामे को देखते हैं। तो अच्छी खबर, गौरी साहब, खैर की खबर, पॉजिटिव खबर, और जो खबर उम्मीद पैदा करे, वो जरूर ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी चाहिए, फैलाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए जितना ज्यादा हो सकता है। तो पीटीवी ने रमजान के दिनों में ये उसकी किस्त दिखाया करेंगे 9 बजे रोजाना। तो मैं, जब ये खबर आई मेरे पास, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने फैसला किया कि मैं रोजाना घर 9 बजे जाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ उसको, ड्रामे को देखूंगा। क्योंकि हम एक बात पे बड़ा फख्र करते हैं गौरी साहब कि हमने, मुसलमानों ने दुनिया पे हुकूमत की, आधी दुनिया पे हमने हुकूमत की। एक्चुअली वो हमने तो नहीं की, वो या अरबों ने की है, या या वो तुर्कों ने टर्की। ये हम इस तरह बयान कर रहे होते हैं बात को जैसे बरे सगीर के मुसलमानों ने की। बरे सगीर के मुसलमानों ने भी कोई फतह जो है ना वो इलाका नहीं किया, ये अपने ही इलाके में मौजूद रहे हैं। तो जब आप अरबों अपने ने भी आप अरबों ने भी वो तमाम इलाके फतह किए जहां बर्फ नहीं थी, जहां पे बर्फ शुरू हुई अरबों ने वहां से घोड़े मोड़ लिए अपने वापस। जोड़े मोड़ लिए वहां पे। अच्छा, अब अगर आप देखें, अगर आपके बच्चे कार्टून देखते हैं तो आप उनके साथ कार्टून देखना शुरू करें। जैसे मैं अपनी बेटी के साथ, फेर्डिनेंड एक कार्टून है, बड़े अच्छे, बड़ी अच्छी फिलोसफी ऑफ लाइफ बताई गई है उसमें। कोको एक कार्टून है,
एनिमेटेड कार्टून्स हैं ये दोनों, इसमें बहुत खूबसूरत दोनों लाइफ का फलसफा बयान किया गया है। मैं बच्ची जब मेरी छोटी है, मैं उसके साथ मैं कार्टून देखता हूँ। अपनी वालदा के साथ मैं हम टीवी के ड्रामे देखता हूँ। अपनी वाइफ के साथ सही। जो उसको मूवीज पसंद है, मैं उसके साथ वो मूवीज देखता हूँ। जब आप अपने रिलेटिव्स के साथ जो उनकी पसंद की कोई आइटम हो, कोई चीज हो, अगर आप वो देखना शुरू कर दें और फिर आप उस पर डिस्कशन करना शुरू कर दें, तो आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। और अगर आप हर वक्त ये कहते रहेंगे जो मुझे पसंद है वो देखें, तो फिर दोनों तरफ से लड़ाई भी बढ़ती रहेगी और फ्रस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगी। और इंसान के पास पहले मेरे ख्याल से रोमांस का टाइम कम मिलता था हमें, गौरी साहब। तो अब घर पे आप मौजूद हैं, चाय की प्याली लें और रोमांस को अपनी लाइफ में ज्यादा बढ़ाएं, गपशप लगाएं और इस टाइम को एंजॉय करें, क्योंकि मेरे ख्याल से ये वक्त दुनिया में हो सकता है 1000 साल के बाद आए, क्योंकि इस दुनिया के लोगों ने एक तो सदी को बदलते हुए देखा है, 1900 से 2000 में हम कन्वर्ट हुए, 9/11 को देखा है और फिर ये कोरोना को देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के बहुत बड़े 3 इवेंट्स देखे हैं। तो इसको एज अ एक्सपीरियंस लेना चाहिए मेरे ख्याल से जिंदगी में। मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में कभी कोई इतना इजी और इतना फ्री नहीं होगा जितना वे आजकल है। आप इसके बाद कैसे सूरत हाल देखते हैं, लोगों के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर, चीजों के ऊपर क्या इम्पैक्ट देखते हैं? कोरोना के बाद लोग अपनी रविश, अपनी चीजें, अपनी आदतें, अपनी तरजीहात का तयन जो इस वक्त कर रहे थे वो चेंज करेंगे या वैसे ही रहेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब किसी भी चीज के आने से? हमारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा मेरे ख्याल से 20-80 होगा। 20% लोग जिनको जिंदगी में कभी सोचने का वक्त नहीं मिला कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, खुदा ने इंसान का मकसद क्या बनाया है, हम खुदा को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, कायनात को, अपनी ज़ात को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इन पॉइंट्स पे लोगों ने ज़रूर सोचा होगा। और उनमें से 20% मेरे ख्याल से लोग ऐसे होंगे जो कन्वर्ट हो जाएंगे अपने आप, अपने मिजाज में। ब्रांड्स के पीछे लोग कम भागेंगे, लोग सादा जिंदगी को प्रेफर करेंगे, लोग सेविंग की तरफ ज्यादा जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में होटलिंग मेरे ख्याल से कम होगी। और एक और बड़ी बात, इस वक्त जितने भी मुलाजमीन हैं, एक टर्मिनेशन लेटर्स तैयार हैं लोगों के लिए, क्योंकि तनहाई लोगों के पास हूँ। देने के अच्छा। लिए नहीं होंगी। वो लोग टर्मिनेट कर दिए जाएंगे जो समझते हैं मालकान कि ये लेस कॉम्पिटेंट है या वो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो इस वक्त जितने भी एम्प्लॉयज घरों में बैठे हुए हैं, वो अपने मालकान के साथ ऑनलाइन जितना भी कांटेक्ट कर सके, कनेक्ट रह सके, उनको रहना चाहिए। अपने बॉसेस के साथ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के साथ, मुख्तलिफ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से उनको मुख्तलिफ आइडियाज वो देने चाहिए, ताकि मालिक जब टर्मिनेशन की लिस्ट बनाए तो जो लोग इस क्राइसिस के टाइम पे मालिक के साथ थे वो उनके दिल में रहें। और जब टर्मिनेशन का जो नाम आएगा तो उनको टर्मिनेशन की लिस्ट से साइड पे कर दें। और दूसरे लोग जो जिन्होंने कहा कि हमारे पास नेट नहीं था, बिल्कुल उन्होंने कॉल्स का रिस्पॉन्ड ठीक तरह से नहीं दिया, या उस तरह से कंट्रीब्यूटर वो नहीं रहे अपने ऑफिस के कामों में, अपने ऑफिस मैनेजमेंट के कामों में, या अपने मालिक को कोई आइडिया नहीं दिया कि हम घर में बैठे हुए कैसे काम कर सकते हैं, तो वो टर्मिनेट होने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, आप ये तस्वुर करें, यही लॉकडाउन होता और पाकिस्तान में इंटरनेट ना होता, हम्म। तो लोगों की क्या, मतलब अभी मुझे लग रहा है कि लोग, जो आप 20% का फिगर दे रहे हैं, शायद इसलिए दे रहे हैं कि जो सोचने वाले हैं, जो 80% वो इसलिए नहीं सोच रहे कि वो मतलब खेल रहे हैं नेट पे या मूवीज देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, डाउनलोडिंग में लगे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये इंटरनेट की वजह से हम सोचने से दूर जा रहे हैं, इवन के जब हम फ्री हैं तब भी? आप गौर करें गौरी साहब, 24 आवर्स में इंसान एक्टिविटी के बगैर नहीं रह सकता। या तो वो मोबाइल पे ठीक कुछ है। कर रहा होगा, या वो अपने ऑफिस का काम कर रहा होगा, या वो किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा। हर वक्त इंसान कुछ ना कुछ एक्टिविटी में उसने अपने आप को
मसरूफ किया हुआ है। इस मसरूफियत की वजह से इंसान को सोचने और समझने का वक्त नहीं मिलता। मेरे ख्याल से शुक्र करें अल्लाह का कि इंटरनेट मौजूद है। अगर इंटरनेट ना होता तो मेरे ख्याल से जिन खवातीन को घर पे मारे पड़ रही हैं, या हो सकता है मर्दों को भी पड़ रही हो, लेकिन मर्दों ने अपनी शर्म की वजह से वो बयान नहीं किया इस बात को, लेकिन पड़ रही होंगी डेफिनेटली मेरे ख्याल से। तो वो केसेस डबल या थ्राइस होने के चांसेस थे। टीवी फिर ज्यादा देखा जाना था, और जब टीवी ज्यादा देखा जाना था तो उससे फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होनी थी। मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से अवाम के साथ ये सामने ये हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि टीवी देखना, न्यूज चैनल्स देखना छोड़ दें, न्यूज चैनल्स देखना छोड़ दें, न्यूज चैनल्स देखना छोड़ दें। अगर आप न्यूज चैनल्स को देखते रहेंगे तो ये आप में जो एंजाइटी है, जो ब्लड प्रेशर है, जो डिप्रेशन है, जो स्ट्रेस है, ये बढ़ता रहेगा। क्योंकि आपको हर वक्त बताया जा रहा है कि यहाँ पे इतने लोग मर गए, यहाँ पे इतने लोगों को इजाफा हो गया। इससे बरक्स अगर आप एंटरटेनमेंट देख लें, कोई ड्रामास देख लें, अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देख लें, तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। बस ड्रामा देखते हुए एक आपने जो ध्यान रखना है कि आपने किसी फीमेल एक्टर्स की तारीफ नहीं करनी, क्योंकि वो काफी मोहलक साबित हो सकता है ड्रामा देखते हुए। नहीं, अगर आप अपनी माँ के साथ देख रहे हैं ड्रामा तो फीमेल एक्ट्रेस की तारीफ करेंगी तो बहुत खुश होगी। वो कहेगी देखो तुम्हारी बीवी तो इतनी अच्छी नहीं है, ये बहुत प्यारी है। सर ज्यादातर जो है ना खवातीन इस मामले में बड़ी क्या कहना चाहिए कि तंग दिल होती हैं कि हाँ। तारीफ जो है ना दूसरी एक्ट्रेस ही क्यों ना हो ऑन स्क्रीन, तो हम्म। बर्दाश्त। और उसके बाद आप कभी अकेले भी ड्रामा देखते पाए जाए तो ताना यही आता है कि अपनी लाडली का ड्रामा देख रहे हैं फिर आप। वैसे तो तो मुझे बड़ी खुशी है, जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं, जो जिसमें शामिल है, जिसका भी ड्रामा एक लगा हुआ आजकल, दिलरुबा नाम, ये एक्ट्रेस का भूल गया है। हाँ, क्या नाम था उसका, हानिया आमिर। सर उसका ड्रामा बड़े शौक से देख रहा हूँ। और दूसरा मैं ड्रामा देख रहा हूँ सजल अली का, वो भी मेरी बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस है। उसका भी ड्रामा लगा होगा आजकल, वो देख रहा हूँ। और साथ मेरी बहुत फेवरेट एक्ट्रेस सारा जो है, सारा, उनका भी ड्रामा आजकल लगा हुआ है सबात के नाम से। तो ये ड्रामाज मैं देख रहा हूँ। और जो हुमायूं का ड्रामा है, मेरे पास तुम हो, वो दोबारा रिपीट चल रहा है आजकल, उसको भी देख रहा हूँ बड़े शौक से। और फैसल कुरैशी का एक ड्रामा जियो पे चल रहा है, वो भी मैं बड़े शौक से देख रहा हूँ। और अब अर्तगल शुरू होने वाला है, उसकी भी मुझे बड़ी मोटिवेशन, बड़ी खुशी है। तो आप ज्यादातर एंटरटेनमेंट में अपने आप को मसरूफ रखेंगे तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपकी कम होती रहेगी। और अगर आपके दो पोर्शन है घर के, तो कोशिश करें कि आप नीचे वाले पोर्शन पे एक पहले आधा दिन गुजार लें, फिर बाद में ऊपर वाले पोर्शन में गुजार लें, कुछ वॉक के साथ आप अपना वक्त को डाइवर्ट कर लें। कोशिश करें कि अपनी जो पार्टनर है, हर वक्त उसके साथ ना वक्त गुजारा जाए, नहीं तो फिर लड़ाई होने के ज्यादा चांसेस है। अच्छा, बच्चों के हवाले से हमें कुछ बताएं कि बच्चों की तरबियत जो है, आपकी जो ऑडियंस है जो आपको सुनती है या आपको पढ़ती है या आपके साथ मिलती है, वो अमूमन यूथ है। हम्म। तो लेकिन ये यूथ कुछ अरसे बाद आगे चलकर, या अभी भी कुछ इसमें से यंग लोग भी शादीशुदा हैं, और पाकिस्तान में बच्चे भी जरा जल्दी हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी। बहुत से मसले मसाइल आते हैं हैंडलिंग बच्चों के हवाले से। ये यूथ के अंदर ही शायद इसमें उस तरह से बात नहीं की जाती घरों में बच्चों की तरबियत के हवाले से शादी से पहले। तो आप क्या समझते हैं कि शादी के लिए क्या राइट एज है, क्या राइट क्राइटेरिया है, और बच्चों की तरबियत के हवाले से कुछ अगर आप मतलब टिप्स देना चाहें। शादी के हवाले से तो गौरी साहब आप मुझसे बात ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शादी के हवाले से मेरे व्यूज बड़े डिफरेंट हैं। सर ठीक आप है। अपने व्यूज देने में आजाद हैं, मुकम्मल तौर पर। देखिए, मेरे ख्याल से जो यूरोप ने किया, जिस तरह से वो अच्छा। जिंदगी गुजारते हैं, मुझे वो लाइफस्टाइल बेहतर लगता है। क्योंकि हम एक गरीब मुल्क हैं, और जैसे ही शादी होती है तो शादी के फौरन ही बाद बहुत सारे बच्चे होने शुरू हो जाते हैं। और हमारी मईशत बच्चों को उस तरह से ना फैसिलिटेट कर सकती है। और जो हमारी फैमिलीज हैं, वो भी बच्चों की बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कम होने की वजह से उनको फैसिलिटेट नहीं कर सकते। ना अच्छे स्कूल्स हैं, ना पार्क्स हैं, ना खूबसूरत सड़कें हैं।
गेमिंग जोन जो है, स्पोर्ट्स के क्लब्स जो हैं वो नहीं है। तो मेरे ख्याल से बच्चे जितने कम हों उतने ही ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन इस बात को समझता कोई नहीं, क्योंकि शादी के बाद फ़ौरन बच्चे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो आपने तरबियत का जिक्र किया, मैं पेरेंट्स से ये कहता हूँ, शायद आपको मेरी बात अजीब लगे और हो सकता है कि बुरी भी लग सकती है। मैं ये कहता हूँ कि बच्चों पेरेंट्स को तरबियत नहीं करनी चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अच्छा। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए बच्चों की तरबियत, क्योंकि आप जैसा अपने बच्चे को देखना चाहते हैं वैसा खुद बनना शुरू कर दें। अपनी तरबियत करें। मेरे पास जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों की शिकायत लेके आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, आप इनको समझाएं, आप इन पे कुछ, आप हमारी बदतमीजी करते हैं, इनको कुछ समझाएं, इनको डांटें या इनको समझाएं कि पेरेंट्स के साथ कैसे डील करते हैं, तो बच्चे को बाहर भेज देता हूँ। मैं कहता हूँ सॉरी टू से, बच्चों की तरबियत नहीं होने वाली, आपकी तरबियत है जो कि होने वाली है। क्योंकि एक बड़ी डिफरेंट साइंस है गौरी साहब, इंसान जो बच्चा है वो कानों से नहीं सीखता, वो आंख अच्छा। से सीखता है, आंख से सीखता है, आंख से। तो वो जो देखता है वो सीखता है। आप गौर करते होंगे, आप भी जब नमाज पढ़ते होंगे या आपने मुख्तलिफ घरों में देखा होगा, जैसे ही आप नमाज पढ़ना शुरू करते हैं आपके बच्चे आपके साथ मसल्ले पे आ जाते हैं, तो वहां से ग्रूमिंग उनकी शुरू हो जाती है। और बच्चों की ग्रूमिंग के लिए उनको सैर करवानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी दिमाग में फाइल्स बनानी चाहिए जितनी ज़्यादा हो सकती हैं, उनको म्यूजियम्स में लेके जाना चाहिए, पार्क्स में, जॉयलैंड्स में, सिनेमा में, म्यूजिकल शोज में, फैशन शोज पे, वो जितनी एक्टिविटीज एग्जीबिशंस होती हैं, बुक फेयर होता है, जैसे एक्सपो सेंटर्स होते हैं, मसाला टीवी जो करवाता है, जितनी ज्यादा आप उनको डिफरेंट जगहों पे लेके जा सकते हैं तो उनके दिमाग में उतनी फाइल्स बनती रहती हैं। जब वो फाइल्स बनती हैं तब उनके दिमाग में सवालात जन्म लेते हैं। अगर सवालात आपके बच्चे के माइंड में जन्म ले रहे हैं, इसका मतलब है कि अब आप अपने बच्चे की सही तरबियत कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा आपने जो है ना ये इसमें बताया कि आप मेमोरीज यानी कि उनकी क्रिएट करें ज्यादा से ज्यादा, जितनी आप उनको इनरिच कर सकते हैं इससे। लेकिन ये तो हो गया, चले आपने उनकी एक मेमोरी बना दी, उनका बचपन अच्छा गुजर गया, आपने उनकी आदतें डेवलप कर दी, जो आपको देख के आप कह रहे हैं कि अगर आपने बाखलाक बनाना चाहते हैं, एक मजहबी आउटलुक में देखना चाहते हैं, जो भी। लेकिन जब करियर की बारी आती है, अब आप जाहिर है किसी को इंजीनियर या डॉक्टर या अपने उसे फौज में भेजना है, तो खुद तो नहीं फौजी बन सकते, अब आप खुद तो इंजीनियर नहीं बन के उसे दिखा सकते। तो करियर में कहाँ जाके वालदेन को फैसला अपना लेना छोड़ देना चाहिए? क्योंकि बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, उसे तो नहीं पता, आपने अपनी मर्जी से उसे स्कूल में दाखिल करवाना है, आपने उसे अपनी मर्जी से फिर कुछ हद तक कॉलेज में दाखिल करवा देना है उसकी अपना ना। लेकिन जो प्रोफेशनल जहाँ पे 16-18 साल की उम्र आती है, क्या बच्चे पे ये छोड़ देना चाहिए मैट्रिक के बाद या मिडिल के बाद या एफएससी के बाद, कि वो जहाँ चाहे, जो चाहे प्रोफेशन और जो चाहे स्टडी फील्ड वो अडॉप्ट करे? या वहाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस का जो मैं देखता हूँ जो लोग बात करते हैं, जो बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो वही एज होती है, वो 18 से 22-23 के दरमियान, जब उनको लगता है कि माँ बाप हमारे दुश्मन है, माँ बाप हमें। आपने भी अपनी एक, मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, आपने कहा जी कि सबसे बड़े दुश्मन माँ बाप होते हैं जी, वो उनका कैरियर तबाह करते हैं, बच्चों को तबाह करने में उनका। तो ये सारा सा, ये जरा इस कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर दे, कैरियर चॉइस और वालदेन और बच्चे। मेरे ख्याल से सबसे पहले वालदेन की चॉइस और बच्चों की चॉइस दोनों को एक लम्हे के लिए भूल जाएं आप। सबसे अच्छा। पहले ये देखना चाहिए कि आने वाले वक्त में कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं जिनको अरूज आने वाला है। अगर आप पीसीओ तक बिजनेस शुरू कर लें तो वो नहीं चलेगा। सही। अगर आज आप कंप्यूटर कोचिंग सेंटर बना लें या इंटरनेट कैफे खोल लें तो वो नहीं चलेगा। सबसे पहले जो फ्यूचर के आने वाले बिजनेसेस हैं, फ्यूचर की आने वाली जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, सबसे पहले उसको सर्च करना चाहिए। फिर बच्चे की इंटरेस्ट को वॉच करते हुए, वालदेन असल में होता गौरी साहब ये है कि वालदेन को डॉक्टर बनने का शौक था, इंजीनियर बनने सही। का शौक था, साइंटिस्ट बनने का शौक था।
अब वो अपनी महरूमी अपने बच्चों की शक्ल में निकालना चाहते हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल से उनको आज़ादी देनी चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि कौन से प्रोफेशन में वो फिट बैठ रहे हैं। लेकिन ये जरूर देख लेना चाहिए कि उसकी आने वाले वक्त में डिमांड क्या है। फिर चार पांच ये ऑप्शन आजाद और फिर चार ये पांच आजादी ऑप्शन किस बच्चे एज में को। देनी चाहिए? ये देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम आपका है मैट्रिक के बाद का, जब आप चूज करते हाँ हैं जी। सब्जेक्ट्स, तो उस वक्त ये वही कर सकते हैं जो कि ज्यादा पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं या जिन बच्चों की अपनी ग्रूमिंग ज्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ये आजादी जो है, ये बच्चों के मामले में डिफरेंट है या बच्चियों के मामले में डिफरेंट है? तो ये आप मतलब इस पे बताएं कि आप लड़कियों आजादी दी जाती है या इंसान आजाद होता है, और आजादी अगर माँ बाप ने अगर देनी है तो किस एज को आप, मतलब मैं एक फिगर जानना चाह रहा हूँ, 16, 18, 20, 22, कि जब बच्चा या बच्ची दोनों अपने फैसले लेने में, हर तरह के फैसले, करियर के हों, वो शादी के हों, वो दोस्ती के हों, वो कहीं ट्रेवल करने के हों, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपने रिसोर्सेज नहीं है, आप ट्रेवल कर सकते हैं, आपकी वीडियोस भी मौजूद है यूट्यूब पे। अगर वही फैसला आपकी वीडियो सुन के एक लड़की करती है, तो आपको क्या लगता है कितने चांसेस हैं कि माँ बाप उसे उस तरह से अलाउ करें? तो क्या एज है जब आप अपनी आज की यूथ को समझाएं कि कल को जब आप माँ बाप बने तो वो क्या, कैसे आजादी क्या है, वो कैसे देनी है? सबसे पहले मैं आपको फतवा सुनाता हूँ प्रिंस आगा खान का, जो हुंजा में जिनका पूरा सेटअप है। वो कहते हैं कि अगर आपके पास दो लोगों को, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे आपके पास हैं, तो आप लड़के को ना पढ़ाएं, लड़की को पढ़ाएं, क्योंकि लड़की ने खानदान आगे लेके चलना है। और अगर लड़का जाहिल हो तो गुजारा हो जाएगा, या अनपढ़ रहे तो गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर लड़की कहीं अनपढ़ रह गई तो वो नस्लें खराब कर देगी आगे आने वाली। तो गौरी साहब, ये जो बात आप पूछ रहे हैं ना किस एज में, ये डिफरेंट फैमिली सिस्टम के डिफरेंट एजेस होंगे। अब जैसे कि एक हमारे पास तबका वो है जो झुग्गियों में रहता है, जो बिल्कुल एक हमारा निचला तबका है, उनके लिए आज़ादी का मयार डिफरेंट है। जो एलीट है उसके लिए आज़ादी का जो मयार है और जो एजेस है वो डिफरेंट होगी। जो मिडिल क्लास है उसके लिए वो डिफरेंट होगी। तो एक एज और एक सेट पैटर्न इस पे नहीं लगाया जा सकता मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से हर कोई अपनी अपनी फैमिली के मुताबिक उनको आज़ादी दें। और जो लड़की की आपने बात की, हमारे मुआशरे में लड़कियों को आज़ादी नहीं दी जाती। अगर जो मैं काम करता हूँ, जैसे फ्री ट्रैवलिंग या किसी से लिफ्ट लेके या किसी के साथ कोलैबोरेशन करके या किसी का कोई लेक्चर रखवा के उसके साथ ट्रैवल करके, तो मेरे ख्याल से ये काम लड़की की निस्बतन ज़्यादा मुश्किल होगा। तो अगर लड़की, उसके पेरेंट्स उसको अगर इजाज़त देते हैं तो उसको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि मैं यमुना बड़ाइच को जानता हूँ, मैं दो तीन और लड़कियां हैं जिनका नाम मेरे इस वक्त जहन में नहीं है। वो अकेली जाती हैं, वो पहाड़ों पे मोटरसाइकिल पे जाती हैं, कोई साइकिलिंग पे जाती है, तो वो सफ़र करके वापस आती है और बड़े बड़े अच्छे रिव्यूज देती है। ये हर किसी की फैमिली का एक अपना सेट पैटर्न है, उनको साथ लेके चलना चाहिए मेरे ख्याल से। तो खवातीन इस शोबे में क्यों नहीं आती ज्यादा, जो ये मोटिवेशनल है या पब्लिक स्पीकिंग है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? एंकर बन जाती हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ों को मतलब होस्ट कर सकती हैं, बहुत सारे आप देखते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे नजर आती हैं, लेकिन इस फील्ड में जो पब्लिक स्पीकिंग है इसमें बहुत कम क्यों है खवातीन? इसमें गौरी साहब, एक तो इस फील्ड में सफ़र इन्वॉल्व है। अगर आपको उकाड़ा से कॉल आ रही है, पिंडी से कॉल आ रही है आपको, या आपको कसूर से कॉल आ रही है, शेखुपुरे से कॉल आ रही है, तो आपको जाना पड़ता है सेशन डिलीवर करने के लिए। इसमें एक तो ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। दूसरी बात, मैंने ये देखा है कि अब बहुत सारी लड़कियां आ भी रही हैं इस फील्ड में, इंटरेस्ट लेती भी हैं। ठीक है। और उनके लिए मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए चांसेस ज़्यादा हैं सक्सेस के, क्योंकि लोग, लड़कियां कम हैं और जितनी लड़कियां आएंगी वो ज़्यादा इसमें कामयाब होने के उनके चांसेस मौजूद हैं। दूसरा, उनके पास ना एक्सपोजर लिमिटेड है।
ये है ट्रेनिंग और स्पीकिंग और फलसफे का काम। गाट गाट का पानी पीकर इंसान को कुछ फलसफा, कुछ नॉलेज, कुछ एक्सपोजर समझ आता है। तो फील्ड में आने से पहले भी सफर है और लोगों से बहुत ज्यादा मुलाकातें हैं। टाइम बाउंड जो है वो इसमें नहीं है। रात के 10 बजे भी अगर आप किसी जगह बैठे हैं तो आप वहाँ आपको होना है, अगर कोई इंपॉर्टेंट जगह है। तो लड़कियों को जरा कम इजाजत मिलती है इतनी ज्यादा आवारागर्दी की। इस फील्ड की मेन जो कोर है वो आवारागर्दी है। अच्छा, तो फिर ये यानी कि हम ये समझ लें कि पाकिस्तान में फिर बड़ा मुश्किल काम है किसी लड़की का मतलब इस तरह से इंटरेक्ट करना लोगों के साथ, और उसमें मतलब टाइम देना या आवारागर्दी करना या सफर करना। तो ये इस मुश्किल है। पे आप बात क्यों नहीं करते कि माशरा ऐसा तश्कील दिया जाए, लोगों का माइंडसेट ऐसा बनाया जाए, इसकी बुनत ऐसी की जाए कि लड़कियों को ये प्रॉब्लम्स ना हो, वो किसी भी फील्ड को अडेप्ट कर सकें, उनके लिए आसानी हो, उनके लिए रास्ते हो, लोगों की सोच बदले। अगर वो 10 बजे, आप एक 10 बजे एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, या फर्ज करें आप 8 लड़कियों 10 लड़कियों के ग्रुप के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके दरमियान में बैठ के, और आप उनको टिप्स दे रहे हैं, तो वही टिप्स एक लड़की 8 या 10 लड़कों के साथ बैठ के भी उसी तरह शेयर कर सके और उसके ऊपर कोई लेबल ना लगाए, कोई हरफ ना उठाए। आप अगर ढाबे पे बैठ के चाय पी सकें तो वो लड़की भी ढाबे पे चाय पी सके। तो आप अपने जो सुनने वाले, पढ़ने वाले, बोलने, जिनके साथ मिलने वालों के साथ माशरे को माशरे का दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए मतलब क्यों नहीं आप इस पे बात करते या काम करते? मैं तो करता रहता हूँ। और मैं तो, मुझे तो लगता है मॉर्निंग शो से भी इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि मैं लड़कियों के हक में ज्यादा बात करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि लड़कियों को आज़ादी होनी चाहिए जिस तरह से लड़कों को आज़ादी है। और उनके लिए तो भी कोई टाइम की कैद लड़कियां देखिए आजाद नहीं है। नहीं है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि होनी चाहिए। और हुंजा में मैंने ये देखा है कि रात के 12-1 बजे भी लड़कियां आराम से घूम फिर रही हैं वहां पे, अपनी शॉप से भी काम कर रही हैं, बिजनेस भी कर रही हैं। क्योंकि वहां का 100% लिटरेसी रेट है। 0% वहां पे रेट जो है वो क्राइम रेट है। और 0% वहां पे गंदगी रेट है। अच्छा। सफाई 100% सफाई है वहां पे। वो इसीलिए है क्योंकि वो मुआशरा औरतों ने तश्कील दिया हुआ है। औरतें पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने पढ़े लिखे सही। बच्चे पैदा किए, उनकी तरबियत अच्छी की उन्होंने। अच्छा, आप कौन कौन से मुल्कों से मतलब अब तक आप सफर कर चुके हैं, कहाँ कहाँ से फैज़याब हो चुके हैं? मैं तो जी बहुत सारे मुल्क ममालिक में अब मैं जा चुका हूँ तकरीबन। यूरोप देखा है मैंने सारा, टर्की ठीक है। देखा है, फार ईस्ट और अरब का जो एरियाज हैं सारे वो देखे हैं मैंने। और तकरीबन अब मैं 15 ममालिक का विजिट कर चुका हूँ जहाँ से फैज़ याब हो चुका हूँ। और अब आने वाले वक्त में 3-4 और मुल्क मेरे पाइपलाइन में हैं, जैसे चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, थाईलैंड और मिस्र। ये मेरे अगले आने वाले प्लान में शामिल है। तो क्या आपकी अब तक क्या लर्निंग है 15 मुल्कों के बाद, आप एक अगर उसे खुलासा करें तो, और माशरे को, नहीं माशरे को तकाबल करते हुए अपने सफर में जो मेन चीज, जो क्रक्स आपके हर जगह की डिफरेंट लर्निंग है। एक वर्ड, एक वर्ड, टॉलरेंस। अच्छा, सिवाय पाकिस्तान के हर जगह टॉलरेंस है? पाकिस्तान के में जहाँ मैं ज्यादा देखा है मैंने, वहां पे मैंने टॉलरेंस ज्यादा देखी है, सफाई ज्यादा देखी है मैंने। खूबसूरत लोग, यंग, एनर्जेटिक, एक्टिव, सेहतमंद लोग मैंने पाकिस्तान से बाहर ज्यादा देखे हैं। पाकिस्तानी सेहत के मामले में जरा ध्यान देने में पीछे हैं, इसकी क्या वजूहत है? आप कह रहे हैं कि लोग भी ज्यादा फ्री हैं, बेरोजगार भी हैं, कुछ नहीं तो मतलब इंसान कम से कम अपनी सेहत पे ध्यान देता है, उसकी लाइफ भी प्रोलॉन्ग होती है, अस्पतालों पे बोझ जरा कम आता है। तो यहाँ क्यों आपको लगता है कि आप माशाल्लाह, मैं 10-12 साल से आपको देख रहा हूँ, आप इसी तरह हैं, स्मार्ट। तो जबकि हम 10 सालों में जरा वो हवा भरनी शुरू कर दी हमने अपने। ये क्या, आपको क्या क्योंकि लगता मेरे है ख्याल से कहाँ पे ये जब हमारे आपकी जीवन में कहाँ प्रॉब्लम है? ये पंजाबी कल्चर का मसला है? नहीं, जब आपकी जिंदगी में चाहने वाले नहीं होंगे या कम होंगे तो तब आप अपने ऊपर तवज्जो भी कम देंगे। तो मेरे ख्याल से अच्छा, नए कपड़े पहन कर जाऊं कहाँ? मेरे ख्याल से जो खिता है
ये इसमें रोमांस को बड़ी कम तरजीह दी जाती है। यहाँ पे ज़्यादा तरजीह दी जाती है, इंसान अपनी ज़िंदगी लगाता है प्लॉट बनाने में, घर बनाने में, खाने खाने में। ये तीन इनके ज़्यादा शौक हैं इस खित्ते के लोगों के। तो मेरे ख्याल से सर ये तो आप ना कहना कि रोमांस पे तवज्जो नहीं देते, यहाँ तो मतलब आशिकी का एक पूरा निजाम मौजूद है, दास्तानों से लेके फिर उसके बाद लोगों की आप देख लें कि हर लड़का ही किसी ना किसी सर वो जो हसीना की आशिकी है तलाश ना, में यहाँ रहता है। वो आशिकी का जो दम है ना, तो किसी ने कहा था कि अगर आपने अपने इश्क की तबाही करनी है तो उससे शादी कर लो। अच्छा। तो शादी के 1 साल के बाद दोनों ही बिल्कुल अनरोमांटिक हो चुके होते हैं। सही। और इसकी क्योंकि क्या वजह है, बताया तो है यहाँ आप, बीवी से रोमांस का तस्वर क्यों नहीं है? क्योंकि बीवी जब एक बच्चा पैदा करती है तो वो समझती है कि मैंने अब सारा कुछ कर लिया है। अब वो अपने हस्बैंड पे तवज्जो ज्यादा नहीं देती उस तरह से, क्योंकि उसकी माँ ने ये समझाया होता है कि जाते ही तुमने बच्चा पैदा करना है ताकि ये लड़का जो है ना ये काबू में आ जाए तुम्हारे। वो ये सिखाया जाता है। और उसमें जो बनना संवरना और उसमें एक्टिवनेस रहना, उसकी भी हिस्स है, वो कम होती रहती है। क्योंकि लड़के ने लड़की को अचीव कर लिया होता है। यहाँ पे रोमांस करने से ज्यादा अचीव करने पे ज्यादा लड़के को फोकस खुशी होता है। मिलती है, इस वजह से। और फिर दोनों अपनी सेहत का ना ख्याल रखते हैं, दोनों मोटे मोटे से हो जाते हैं। और क्योंकि वैसे ही सोसाइटी में चाहत कम रहती है तो अपना ख्याल करना छोड़ देते हैं। अच्छा, अब चले हम आखिर की तरफ जा रहे हैं। आप जी मुझे जी। ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि एक मईशत को बहुत बड़ा धचका पहुंचा है पाकिस्तान की, तमाम चीजें इफेक्ट हुई हैं, सारा कुछ है, कितना अरसा लगेगा पाकिस्तान को इससे रिकवर होने में? और दूसरा ये है कि आप, जो पॉलिटिकल तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप मौजूदा जो भी हुकूमत है सूबाई और वफाकी, ये जो इकदामात ले रही है कोरोना के हवाले से, चीजों के हवाले से, आप एक बहैसियत दानिश्वर आप मुतमईन हैं इन चीजों से? मेरे ख्याल से 2 साल का पीरियड लगेगा क्राइसिस का पाकिस्तान के लिए दोबारा वापस आने के लिए। और फिर 2 साल के बाद डेवलपमेंट बड़ी स्पीड से होती जाएगी, क्योंकि सी पैक का मंसूबा भी कंप्लीशन की तरफ होगा। और पाकिस्तान पे जो अभी इंपोर्ट्स हैं वो कम हो चुकी होंगी, और एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। मैंने फेसबुक पे एक स्टेटस शेयर किया था 4-5 दिन पहले कि नाउ वर्ल्ड विल फॉलो पाकिस्तान। पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है डेनमार्क और हॉलैंड के बाद जिसने लॉकडाउन को बड़ा इजी कर दिया है। इमरान खान साहब ने इस वक्त बेहतरीन इकदाम जो है वो लिया है। इससे बेहतर इकदाम कोई भी हुकूमत नहीं ले सकती थी। ही प्लेड नहीं तो अल्टीमेट, ही प्लेड द बेस्ट। क्योंकि अगर लॉकडाउन ना खुलता तो बेरोजगारी से तकलीफें आनी थी, क्राइम बढ़ना था। लोग, जब बच्चे भूखे होने थे लोगों के, उन्होंने घरों पे हमला करना था, उन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़ने थे, मोबाइल छीनने थे लोगों के पर्स छीनने थे। और एक अफरा तफरी का जो आलम है यहाँ पे हो जाना था, और थोड़े दिनों तक। लेकिन अब ये जो 12-15 हज़ार रुपये जाने शुरू हुए हैं लोगों को, और कुछ खैरात सदकात भी लोग दे रहे हैं, उसकी वजह से भी। और मैंने कहा बार बार कि मैं कहता हूँ कि आप रमज़ान का इंतज़ार ना करें, ज़कात सदकात हेरात वो देने शुरू कर दें जितने हो सकते हैं। और जितने भी जानवर परिंदे इस वक्त कैद लोगों ने किए हुए हैं, खुदा के लिए उनको आज़ाद करें। क्योंकि आपने महसूस कर लिया होगा 1 माह में सिर्फ घर में बैठने से कितनी इंसान को स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन होती है। तो जो परिंदा उड़ता है हजारों फीट की बुलंदी पे, जो जानवर मुख्तलिफ जगहों के पानी पीते हैं, मुख्तलिफ दरिया पे जाते हैं, मुख्तलिफ नहरों पे जाते हैं, दरख्तों पे चढ़ने हैं, उनको खुदारा नेचुरल जिंदगी गुजारने दें। सही। चलें, आप कोई आखिर में आप पैगाम देना चाहें, कुछ भी अपनी मर्जी से, कुछ भी सुनने वालों के लिए? मेरे ख्याल से ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस वक्त मेडिटेशन करने की, सोचने की,
और अपनी ज़िंदगी का मकसद इंसान ने क्यों बनाया, उस पर फोकस करने की। और मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि जानवर आज़ाद कर दें, प्लीज़ बहुत प्लीज़ शुक्रिया। प्लीज़, ये जानवर आज़ाद कर दें। ये बड़ी तकलीफ़ में हैं, बड़े अरसे से। परिंदों को कैद ना करें, अपने चस्के के लिए, अपनी अय्याशी के लिए। जानवरों को कैद ना करें, अपने चस्के के लिए, अपनी अय्याशी के लिए। उनको नेचुरल लाइफ गुजारने दें। बहुत शुक्रिया आपका। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। आप यकीन करें अली अब्बास, आपको पता है आपके साथ अगर गुफ्तगू शुरू हो तो मतलब दिन और रात का पता नहीं चलता। और आप इस वक्त भी बहुत सारे सवालात हैं जो मेरे जहन में मचल रहे हैं। और शायद कुछ ऐसे ऐसे सवालात भी मचल रहे हैं जो मैं अभी शायद ऑनलाइन नहीं पूछ सकता। वो हम मोबाइल पे तो लेकिन पूछ रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल सच बात है कि मैंने कभी ये पिक्चर नहीं किया था कि आपका इस तरह से मैं इंटरव्यू करूंगा या इस तरह से बात करूंगा या आप कह के बात करूंगा। तो ये भी एक बड़ा मुख्तलिफ मेरे लिए तजुर्बा है, आपको हाँ आप कहना और हाँ, इन हालात में कहना इन कि जब हालात हम में। दूर हैं हम मिल नहीं सकते। तो लेकिन ये कि बहुत मजा आया। मैं भी अभी ये अपनी बिल्कुल नई सीरीज शुरू की है। काफी अरसे सोच रहा था, फिर एक दोस्त ने मोटिवेट किया, सलाह ली मैंने, ये समझा, ये जो स्ट्रीम यार्ड है इसको चीजों को समझा टेक्निकली। तो बहरल आपका शुक्रिया। मैं चाह रहा था कि मेरा पहला प्रोग्राम आपसे होता, मैं आपसे आगाज करता। हम्म। लेकिन चले पहला ना सही दूसरा सही। तो आप अपना फीडबैक भी आप भी दीजिएगा। और मैं लोगों से भी कहता हूँ कि जो अभी देखें या बाद में देखें तो अपना फीडबैक जरूर दें। अली अब्बास को आप फॉलो कर सकते हैं, अली अब्बास फेसबुक पर है। अली अब्बास का पेज है, अली अब्बास के नाम से ही, अली अब्बास तसव्वुफ उसका। और आप अली से इंटरेक्ट करें। अली इज अ वंडरफुल वंडरफुल पर्सन। और आप यकीन करें कि मैंने अली से बहुत कुछ सीखा है। काफी ऐसे नजरियात हैं, चीजें हैं, बहुत सारे डिप्रेशन के टाइम है, चीजें हैं जब हम मिले बैठे और अली के एक जुमले ने, एक फिक्रे ने जो है वो सोच की राहें जो है वो तब्दील कर दी। और मेरे ख्याल में बड़े आदमी यही होता है कि उनके जो जुमले हैं वो बहुत उनका आपकी पैराडाइम शिफ्ट ले आते हैं आपके अंदर। तो विश यू ऑल द बेस्ट अली। अली बहुत अभी शुक्रिया। जर्नी बहुत के शुक्रिया। एक स्टार्ट पे हैं। इंशाल्लाह हम अली को बहुत सब मिलके कामयाब होता देखेंगे। फिर भी आपको जहमत देंगे अगर हमारा जो है वो सिलसिला ये जारी रहा तो आपके साथ फिर मजीद गपशप लगाएंगे। आई एम तो अवेलेबल। टिल थैंक देन, यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, सयोनारा। खुदा हाफिज।